हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसएफ एकेडमी। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय अभिनव। ये हमारा आज चल रहा है परसेंटेज का टॉपिक, प्रतिशतता, जो कि 3 दिन, आज तीसरा दिन है इसको, इस टॉपिक को होते हुए। हमने आगे की 2 क्लास में परसेंटेज क्या होता है ये जाना, और परसेंटेज को भिन्न में, भिन्न से परसेंटेज और अनुपात वाली चीजें हमने यहाँ पे सीखी हैं। तो आज हम थोड़ा इसका लेवल बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। इसका थोड़ा हमने लेवल को एडवांस करने की कोशिश की है। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करके 66 सही 2/3 खर्च करके 1200 रुपए मासिक बचत करता है। तो उसका मासिक खर्च में रुपए में क्या होगा? उसका मासिक खर्च रुपए में क्या होगा? इसमें खर्च नहीं बताया गया है, इसमें बताया गया है कि वह बचत कितने की करता है। तो पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। बोला क्या गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का, अब हमें उसकी आय का पता नहीं है, लेकिन हम किसी भी वस्तु को, मैंने फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था कि किसी भी वस्तु अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, और जब हम उसे डिवाइड करना रहता है तब हम उसकी परसेंटेज की जो आधा हिस्सा या कुछ भी बोल सकते हैं उसमें डिवाइड करते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि 66 सही 2/3 खर्च कर रहा है। तो वो किसका कर रहा है? इसी में से तो कर रहा होगा, 100% में से ही तो कर रहा होगा। तो पहले हम ये जानते हैं कि 66 सही 2/3% ये दिया गया है। ये इसका क्या दिया गया है? ये इसका खर्च दिया गया है, खर्च। इसे खर्च कितना दिया गया है? 66 सही 2/3। और ये कहते हैं कि बचत करता है। अब बचत कितनी कर रहा है? बचत कर रहा है 1200 रुपए। 1200 रुपए ये बचत कर रहा है। और खर्च कितना कर रहा है? 66 सही 2/3। तो खर्च हमें परसेंटेज में दिया गया है और बचत हमें रुपए में दी गई है। क्या हम ये कर सकते हैं कि अगर खर्च को हटा के जो हमारा मूल होता है, जो उसकी आय होती है, अगर उसमें से हम खर्च को हटा देते हैं तो क्या बचत ही तो, शेषफल ही तो बचता है। तो अगर हम बचत को परसेंटेज में निकाल के इससे कुल आय निकाल दें, कुल आय उसकी कितनी है, तो क्या हम बता सकते हैं कि खर्च कितना कर रहा है वो? जी बिल्कुल बता सकते हैं, यही तो पूछा है। लेकिन मतलब क्या पूछा है? खर्च रुपए में पूछा है। अभी खर्च कहाँ है? अभी खर्च परसेंटेज में है। चलो ठीक है, मैं अभी एक बात और बताता हूं। जैसे यहाँ लिखा गया है 66 सही 2/3, तो हम इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें कई बच्चे क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि अगर किसी भी चीज का 2/3 है तो उसका बचा हुआ भाग कितना है। अगर हमसे बोला गया कि एक वस्तु का 2/3 भाग हमारे पास दिया है, तो उसका बताइए कितना शेष भाग, बटे में ही कितना शेष भाग उसका बचा हुआ है। तो इसको हम पहले एक बार देख लेते हैं। ये चीज क्या है? जब भी हमें ऐसा कुछ दिया हो और इसका शेष भाग पूछा गया हो, तो हम हमेशा क्या करते हैं, ये कभी भी पूरा एक नहीं होता। इसलिए हम इसका शेष भाग निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, इसे एक में से माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं? एक में से माइनस कर देते हैं। जब हम एक में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा शेष भाग निकल आएगा। कैसे करेंगे देख लीजिए। या तो हम इसका ऐसा करें, एक के बटे में एक कर दें और फिर इसका एलसीएम लें। जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। जब हम 3 आएगा तो 1 से भाग देंगे 3, और 3 का इधर 1 में गुणा करेंगे तो 3 आ गया। इधर 1 है तो यहाँ सेम टू सेम 2 आ गया। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1, और बटे में 3। तो अब जब हमारे किसी वस्तु का 2/3 भाग दिया गया है और पूछा गया है कि इसका शेष भाग कितना है, तो उसका शेष भाग है 1/3। 1/3 उसका शेष भाग है। चलो ये बात आई समझ में? बिल्कुल।
अब ऐसे ही मान के चलो किसी भी संख्या का 3/4 दिया गया है, या हम 3/4 अब की बार 3/4 ना लेते हुए 3/5 लें। लो ले लिया, कोई बड़ी बात नहीं। अब इसका पूछा जाए कि इसका शेष भाग कितना होगा। किसी संख्या का 3/5 हमारे पास है, लेकिन हम उसका शेष भाग पूछना चाह रहे हैं, तो शेष भाग बटे में कैसे जाएंगे? वही सेम मेथड है दोस्तों, एक में से इसको 1 में से इसको माइनस कर देंगे। 1 में से जैसे ही माइनस करेंगे तो इसका निकल आएगा। अगर हम ये ना करते हुए, माइनस और एलसीएम ना करते हुए सिंपल सा एक तरीका बताऊं दोस्तों, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, हर में से अंश को माइनस कर देना है। हर में से जैसे ही हम अंश को माइनस करते हैं तो 5 में से 3 को माइनस करने पर हमारे पास 2 निकल के आएगा, और जो हर है हम उसे सेम टू सेम एज इट इज ऐसे ही रख देंगे। तो क्या हमारा ये शेष भाग आ गया? जी बिल्कुल, ये हमारा शेष भाग आ गया। तो हमें क्या करना है, 1 में से बार बार माइनस और एलसीएम ना करते हुए हमें क्या ध्यान में रखना है कि हर में से उसके अंश को माइनस करके और नीचे एज इट इज हर को ऐसा रख के जो संख्या बनेगी, जो भिन्न आएगी, वो तो उसका शेष भाग होगा। चलिए अब आते हैं हम अपने सवाल पर। तो अब मैंने बोला है कि यह सवाल ने बोला है, सवाल बोल रहा है कि ये खर्च कितना कर रहा है? 66 सही 2/3। ये किस में से खर्च कर रहा है दोस्तों? ये अपने 100% में से ही खर्च कर रहा है। अब हम सिंपल सी थिंकिंग लेंगे कि अगर 100 में से 66 कोई खर्च कर दे व्यक्ति, तो उसका कितना बचेगा? अगर 100 में से हमने 66 खर्च कर दिया तो हमारे पास निकल के आएगा 34। लेकिन ये तो एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है ना, 66 से ज्यादा खर्च कर रहा है। अब हम इसको क्या लेंगे? हमने बताया था कि 1 में से इसको माइनस कर देंगे, बताया ना। हाँ, वो एक बात अलग है कि अगर शेष भाग निकालना है तो हर में से माइनस कर दो, लेकिन इस स्थिति में क्या है, 1 में से माइनस करेंगे। क्योंकि 66 तो पूरा है तो इसमें से तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब 34 है तो 34 में से हमें क्या लेना पड़ेगा दोस्तों? 34 में से हमें एक और लेना पड़ेगा। तो यहाँ का कितना कर देंगे? 33, क्योंकि एक हमें इसके लिए चाहिए। तो एक को हम अब माइनस करेंगे तो आपको पता है जब 2/3 है तो इसका शेष भाग हमारा कितना आने वाला है? 1/3। हमारा शेष भाग कितना आने वाला है? 1/3। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि 100 में से 66 सही 2/3 को जब माइनस करेंगे तो 33 सही 1/3 आ जाएगा? जी बिल्कुल आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? अब ये 33 सही 1/3 क्या है दोस्तों? 33 सही 1/3 उसकी बचत है। आय उसकी ये है, ये उसने खर्च कर दिया, तो अब बचत आय में से खर्च को निकाल दें तो हमारे पास शेषफल बचता है, यानी बचत बचती है। अब बचत हमारे पास कितनी है दोस्तों? बचत हमारे पास है 33 सही 1/3%। और ये किसके बराबर है? बचत रुपयों में कितनी है? ये है 1200। तो लो 1200 रुपए में। अब ये तो परसेंट में हुई और ये रुपए में हुई, तो हमें अभी क्या निकालना है? या तो हम ऐसे निकालें कि टोटल उसकी आय निकाल लें रुपए में, फिर उसमें से बचत को माइनस कर दें, खर्च निकल आएगा। या फिर हम डायरेक्ट ही बचत से डायरेक्ट ही हम उसकी खर्च का भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमें सिंपल तरीका भी दोस्तों क्या पड़ेगा कि हम उसकी ये ना करते उसकी टोटल आय को निकालें। तो 33 सही 1/3 आपको पता है परसेंटेज में कितना होने वाला है। पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब 33 सही 1/3 को हम यहाँ सॉल्व करेंगे, 33 सही 1/3 को सॉल्व करने जाते हैं तो यहाँ कितना आता है दोस्तों? यहाँ आता है 100/3, यही आता है। अब 100/3 यहीं पे आ गया, तो क्या हम इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि 100/3% बराबर हमारा 1200 है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब इसमें क्या निकालना है? अब हमको निकालना है, ये तो ये रहा, लेकिन हमें चाहिए 100%। अगर हम 100% निकालेंगे, 100% निकालेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? हम 33 यानी 33 सही 1/3 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो मैंने जिसका भी बोला था कि जिसका निकालना होता है उसे हम हमेशा कहाँ रखते हैं? उसे हम हमेशा नीचे रखते हैं।
नीचे रखते हैं इसको। लेकिन अभी यहाँ कितना है, यहाँ है 1200, ठीक है, गुणा ये कर लेते हैं। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको हम क्या रखेंगे 100/3, ये रख लिया। लेकिन हमें निकालना कितना है, हमें पूरा चाहिए 100%, तो जितना निकालना होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये नहीं होगा कि हम 100 से 100 को काट दें, ये बिल्कुल नहीं हुआ। एक चीज और होती है, मैं आपको बताऊं कि कोई भी संख्या जैसे 2/3 है और उसके बटे में 3/4 है, ये है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये इस पूरी संख्या के बटे में, ये पूरी संख्या है दोस्तों, ये पूरी है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं और क्या करते हैं, हम इस संख्या को इस वाली संख्या के जब साथ ले जाते हैं, गुणा में ले जाते हैं, तो इसका उल्टा कर देते हैं। अगर उल्टा भी नहीं करना तो मैं आपको बता दूं कि इसका इसमें गुणा होता है, ठीक है, और इसका इसमें गुणा होता है, ठीक है। लेकिन जब हम इसका गुणा नहीं करते दोस्तों, जब इसका हम गुणा नहीं करते दोस्तों और हमें काटना होता है, तब हमेशा इस वाली संख्या से ये कटता है और इस वाली संख्या से हमेशा ये कटता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या, ये सब नहीं देखना है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि उस सवाल में हमें क्या करना है। चूंकि सवाल सिंपल है तो इसके बटे में हम क्या 1 ले लें, ठीक है, ले लें। अब मैंने क्या बोला था कि इन दोनों का गुणा होगा और इन दोनों का गुणा होगा, तो लोग कर देते हैं 1200 गुणित 100 का गुणा 3 में, 100 गुणित 3/1 का गुणा 100 में, लो कर दिया, ठीक है, इतना सही है। अब क्या कर सकते हैं, अब वही मेथड, पुराना मेथड कि हम इसको काट सकते हैं 100 से 100, ये कर दिया। अब इसका 3 में इसमें गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 3600। तो दोस्तों 3600 अभी क्या आया है, 3600 आई है, कोई आय, उसकी आय 100% आय, उसकी क्या आ चुकी है, ये उसकी आ चुकी है दोस्तों ये आय। अब उसने क्या पूछा है कि खर्च रुपयों में कितना होगा, जब हमारे पास 3600 रुपए उसके टोटल हैं और जो बचत कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा है 1200 रुपए, क्या कर रहा है दोस्तों 1200 रुपए। अगर अब हम कुल आय से उसकी बचत को घटा दें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास उसका खर्च निकल के आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, खर्च को रुपयों में निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, उसकी कुल आय में से उसकी बचत को घटा देंगे तो खर्च निकल आएगा। तो ये घटा दीजिए, ये आ गया अपना 2400। तो उसकी रुपयों में खर्च कितनी है, उसकी रुपयों में खर्च है 2400। आप देख लीजिए ना, टोटल उसका कितना है 3600, उसकी बचत है 1200, तो कितना निकल के आने वाला है खर्च निकल के आना है 2400 रुपए। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा उसका, हमारा आंसर हो जाएगा 2400 रुपए खर्च। ये क्या है, ये दोस्तों रुपयों में खर्च है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सी की आय बी से 20% अधिक है। अब देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है। देखिए दोस्तों इसमें 3 बातें हो रही हैं कि सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है। तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कोई भी घबराने वाली बात यहाँ पे नहीं है दोस्तों, हम जल्दी से सवाल को देखते हैं। जो सवाल बोल रहा है सेम टू सेम हम वही करते हैं। तो पहले तो इसमें देखते हैं इसमें है क्या, इसमें है हमारे ए बी और सी। तो इसमें बोला गया है कि सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है। तो लेकिन सबसे लास्ट में जो रिस्पेक्ट में बोला गया है उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है। तो इसको हम यहीं पर लेके चलते हैं। और आपको पता है कि परसेंटेज में हमेशा कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो हम यह कह सकते हैं कि ए तो भैया 100% है, ठीक है, लेकिन क्या बोला गया है कि बी की आय ए से 25% अधिक है। तो अगर 100 का 25% निकालेंगे तो वो 25% ही आता है। और 25% यदि अधिक है तो अधिक में हमेशा हम जोड़ देते हैं तो कितना होगा 125%। यानी कि क्या बात हुई कि बी की आय
125% है। ठीक है, यहां तक सही है। लेकिन अब क्या बोला गया है, और सी के बारे में क्या बोला गया है कि सी की आय बी से 20% अधिक है। सी की आय क्या है, बी से 20%। तो अब हम क्या 125 का निकालेंगे 20%। अब 20% अधिक है, यानी यहां बोला था 25% अधिक है, तो ये कितना हो रहा था 125%। तो क्या हम यहाँ डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि 125 का डायरेक्ट 120% ही निकाल दें? जी बिल्कुल, ये कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, ये बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, ये काटा, ठीक है, यहाँ काटा 5 दूनी 10, यहाँ काटा 5 दूनी 10, 5 25, 2 से ये काटा 6। अब भैया 25 छक्के 150। तो ये सी कितना है, सी है 150%। ठीक है, अब ये निकल के आ गया अपनी जगह पे। जी बिल्कुल सही है। अब हमें पता है कि A 100% है, B 125% है और C 150% है। तो अब इसके रिस्पेक्ट में इसमें बोला क्या गया है, इसमें बोला गया है तो C की आय A से कितने प्रतिशत अधिक है। अब क्या बोला गया है कि इसकी आय इससे कितनी प्रतिशत अधिक है। वैसे तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा 100 और 150 में 50% का अंतर है, तो 50% ही अधिक है, क्योंकि 100 के रिस्पेक्ट में जो बात बोली जाती है सिर्फ वही आती है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें अंतर कितने का है। अगर ये परसेंटेज बेस पे ना लेते हुए हम चीज को देखें तो इसमें अंतर कितने का है, 50 का। अब ये बोला गया है ए से कितने, यानी ए का कितना अधिक है। तो जब आपको पता है कि जब का बोला जाता है तो उस संख्या को हम नीचे रखते हैं, और कितना अधिक है, ये 50 अधिक है। और अभी हो गई भिन्न, और हमें निकालना है परसेंटेज में, तो 100 का गुणा, पहले ही बताया था जब भिन्न से परसेंटेज लाते हैं तो 100 का गुणा, तो बस 100 से 100, यानी कि क्या आने वाला था, वही 50%। तो ये क्या निकल के आया कि सी ए से 50% अधिक है। यही हमारा आंसर है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। पिछले वाले सवाल की तरह ही ये सवाल है दोस्तों, कुछ भी अलग नहीं है इसमें बोला गया है कि एक विद्यालय में 70% क्या है, सॉरी 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। तो हम देख लेते हैं गर्ल्स कितनी है। यहाँ पे गर्ल्स है हमारे पास 70%। हमारे पास क्या विद्यालय में 70% गर्ल्स हैं, और बॉयज की संख्या दी हुई है, बॉयज की संख्या दी गई है कि बॉयज है उसमें 510। तब उसमें ये पूछा गया है तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी टोटल स्टूडेंट्स पूछा गया है दोस्तों उसमें कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि जब हमारे पास 70% गर्ल है, 70% गर्ल्स हैं, तो आपको पता ही है कि स्कूल में होंगे कितने विद्यार्थी होंगे, स्कूल में होंगे 100% विद्यार्थी। अपने आप में हर चीज 100, यानी स्कूल में होंगे 100% विद्यार्थी। अगर 70% गर्ल हैं तो 100 में से 70 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 30। यानी कि हमें यहाँ पता चला कि अगर 70% गर्ल्स होंगी तो हमारे बॉयज 30% होंगे। कितने होंगे हमारे बॉयज, 30% होंगे। जब हमारे पास परसेंट में पता है कि 30% हमारे पास बॉयज हैं, और वो 30% संख्या में देखा जाए तो 510 बॉयज हैं, 30% बराबर हमारे पास 510 है। तब पूछा गया है कि टोटल विद्यार्थी उसमें कितने हैं, टोटल विद्यार्थी उसमें होंगे 100%। जब हम 100% निकालेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, 510, और जितना परसेंट निकालना है उसको हमेशा हम ऊपर रखते हैं, और जितने से निकालना है या का निकालना है उसको हम हमेशा नीचे रखते हैं। लो रख दिया मैंने, 100 को ऊपर और 30 को नीचे। अब आप ये मत बोलना कि मैंने बोला था कि 100 का परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो मैं यहाँ पे 1/100 क्यों नहीं लगा रहा, तो दोस्तों मैं 1/100 इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि इसका बटे का यहाँ पहुंच जाएगा। जो मैंने पिछली बार बताया था कि यदि 4 बार कोई चीज दी गई है, 4 बार कोई चीज दी गई है तो इससे और इससे कट जाता है। तो उस बेस में आप करके देखना, या मैं बाद में बता दूंगा आपको, वो चीज हमेशा कट जाती है।
तो हम डायरेक्ट ही ले लेते हैं कि परसेंटेज। तो अब ऐसे निकालेंगे तो हमारे पास कुल विद्यार्थी निकल आएंगे। तो देखिए कैसे निकालना है हमारे पास कुल विद्यार्थी। 0 से हमारी 0, अब इसको हम 3 से काट सकते हैं कि 3 एकम 3, बचा कितना 2, तो 30 आते हैं 21 और 10 ही है, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 170 इंटू 10 यानी कि 1700 यानी 100% और 100% यानी टोटल विद्यार्थी, टोटल स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल। तो स्कूल के टोटल स्टूडेंट्स कितने निकल के आए हमारे पास 1700 और यही हमारा आंसर है। अगर इसी में वो बोलता कि गर्ल्स की संख्या क्या है तो पिछली बार की तरह हम टोटल विद्यार्थी में से बॉयज को घटा देते तो हमारे पास गर्ल्स की संख्या निकल आती। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो संख्या क्या है। देखिए हमने पिछली क्लास में भी ऐसा ही किया हुआ है, उसमें था कि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर संख्या वही आती है, लेकिन इस बार में क्या है कि उसमें 60% में से 60 घटाने पर वही संख्या ना आती हुए संख्या यानी परिणाम हमारे पास 60 आता है तो संख्या क्या है। तो टाइम वेस्ट ना करते जल्दी से बताते हैं कि किसी संख्या यानी कि संख्या में x मान के चलते हैं, x संख्या का 60% में से x के 60% में से 60 माइनस करने पर परिणाम 60 आता है। यही सेम टू सेम सवाल में बोला गया है तो हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे बोला था मैंने कि परसेंटेज की जगह क्या करते हैं 1/100 और 1/100 यानी 60/100। तो सबसे बेस्ट क्या करते हैं कि x 60/100 अभी नहीं काटते और इस वाली संख्या को इधर ले जाते हैं। अब आपको पता है कि जब माइनस वाली अपोजिट में जाती है तो प्लस और प्लस वाली अपोजिट में जाती है तो माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा 60 प्लस के 60 ये हो जाएगा। तो बस इसमें हम जोड़ देंगे, इसको और काट दो, लो ये बटा हमारा 10 और यहाँ 60 120 हो गया दोस्तों। अब क्या करना है इस वाली संख्या को हमें यहाँ पहुंचाना है, वही न्यूमेरिक संख्या को हमें एक साइड पहुंचाना है। तो क्या कर देंगे ये संख्या जब उधर जाएगी तो भाग की गुणा में जाती है और गुणा की भाग में जाती है, तो हम डायरेक्टली ये करते हैं 120 गुणित 10/6, ठीक है, भाग की गुणा में और गुणा की भाग में। तो अब क्या करेंगे 6 से इसको काट देंगे, 6 दूनी 12 यानी कि 200। तो हमारे पास क्या निकल के आया दोस्तों कि वह संख्या कितनी है, वह संख्या है 200, यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। चलो ये भी देख लेते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है दोस्तों यहाँ पे, और हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। क्या बोला गया है दोस्तों, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है तीसरी संख्या की, तो वही वाली बात आती है। तो हम पहले तो A B C, अब क्योंकि पहली दूसरी के बारे में बोला गया है और तीसरी संख्या यानी C के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो हम इसको क्या मानते हैं, हम मानते हैं इसको 100। तो इसमें क्या बोला गया है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या क्रमशः 20% और 50% है। अब मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि 100 का जितना भी परसेंट लेंगे वह संख्या वही आएगी। 100 का 20% लेंगे 20 आएगी, 50% लेंगे 50 आएगा, 25% लेंगे 25%। तो इसमें बोला गया कि पहली संख्या क्रमशः बोला गया है ना, तो हम पहले से लेके चलते हैं। इसमें बोला गया है 20%, तो पहली संख्या 20% यानी 20 ही है, दूसरी संख्या 50% यानी 50 ही है। लेकिन पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या नीचे लेंगे और पहली संख्या को ऊपर और गुणित 100। तो बस कुछ नहीं, इसको काट देंगे और 5 दूनी 10 यानी कि आ गया हमारा 40%। तो क्या निकल के आया, कि दूसरी संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या है 40% दूसरी संख्या का। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 है। उसका मासिक वेतन कितना बताया गया है, 13,500 है, और उसका मासिक खर्च 9,000 रुपए है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है। क्या होता है, अगले वर्ष उसका वेतन जो है 14% बढ़ जाता है और उसका खर्च 7% बढ़, और खर्च में भी जब वेतन बढ़ेगा तो बेसिक सी बात है आदमी अपने खर्च में भी बढ़ोतरी कर देगा। तो उसके खर्च में भी क्या होता है, 7% बढ़ जाता है। तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। ठीक है, पहले तो हम देखते हैं कि उसका वेतन कितना है। उसका वेतन कितना दिया गया है दोस्तों, उसका वेतन दिया गया है 13,500 रुपए और वो खर्च कितना कर रहा है दोस्तों, खर्च कर रहा है वो 9,000 रुपए। ठीक है, 9,000 रुपए खर्च कर रहा है। तो क्या हम यहीं लगे हाथों उसका शेष फल यानी कि बचत निकाल लें दोस्तों, बचत निकालने तो क्या करना पड़ेगा, उसके टोटल वेतन में से खर्च को हम जब माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो उसका बचत निकल आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 13,500 में से जब 9,000 को हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा दोस्तों, देखिए 005 और 13 में से 9 जाएंगे दोस्तों तो 4। तो हमारे पास उसकी बचत कितनी है दोस्तों, 4,500 रुपए, यानी कि उसकी बचत है अभी कितनी, 4,500। लेकिन आगे क्या बोला गया है कि अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है। अब दोस्तों अगले वर्ष की बात चल रही है, यहाँ पे अगले वर्ष की बात चल रही है दोस्तों। क्या बोला गया है अगले वर्ष में कि उसका वेतन 14% बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ने तो भैया 14% बढ़ रहा है। तो हम पहले इसका 14% निकाले तो सही, इसका 14% होता कितना है, तो 13,500 का जब हम 14% निकालेंगे तो ऐसे ही निकालेंगे 14% और यहाँ परसेंट का मतलब 100 नीचे। ठीक है, इसका इससे काट दो। ठीक है भैया, कट गया, कोई बड़ी वाली दिक्कत नहीं आई यहाँ पे। तो अब इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, और जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास निकल के आने वाला है 18,9,0 और वो कैसे निकल के आने वाला है दोस्तों, 14 का गुणा करके। तो आप वो गुणा करके देख लीजिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, वीडियो लंबी हो जाती है कि हम गुणा करके आपको बताएं। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम गुणा भी करके बता दिया करेंगे। ठीक है, ये तो आ गया उसकी बढ़ोतरी। लेकिन अभी टोटल अमाउंट क्या है, ये तो उसमें बड़ा है ना, टोटल अमाउंट निकालने के लिए अभी हमें इसमें इसको जोड़ना भी पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जोड़ना भी पड़ेगा। तो आइए 13,500, ठीक है, इसमें प्लस करते हैं 0,981 को, इसको प्लस करेंगे जैसे ही ये और यहाँ पे निकल के आया हमारा 8 और 5 13, 4 और 5 और ये, यानी हमारे पास निकल के आया कितना, 15,390। अब उसका टोटल वेतन कितना है दोस्तों, 15,390। अब 15,390 है और उसने एक बात और बोली है दोस्तों, वो बात क्या बोली है कि उसके खर्च में भी 7% बढ़ रहा है दोस्तों। तो हम पहले देखते हैं खर्च कितना है, खर्च है हमारा 9,000। अब इसमें कितना बढ़ रहा है, 7%। जब अब 7% बढ़ेगा तो 100 पे ही तो बढ़ेगा, तो क्यों ना हम इसको डायरेक्टली निकालें 107%। जी बिल्कुल, और नीचे 100, ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए। अब कुछ नहीं, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 0 की 0 आएगी और 9 से गुणा कर दिए कि 9 7 और ये और 9 एकम 9। तो उसका अब खर्च भी कितना हो गया दोस्तों, उसका खर्च बढ़ के कितना हो गया, उसका खर्च बढ़ के हो गया है 9,630। उसका खर्च कितना हो गया है दोस्तों, 9,630। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो पहले तो हम ये निकालें कि अब उसकी बचत कितनी है, इतने में से इतने खर्च कर रहा है तो उसकी बचत कितनी है। तो बचत करने के लिए सेम फॉर्मूला कि टोटल अमाउंट से खर्च को घटा देंगे तो हमारे पास दोस्तों बचत निकल आएगी। लो घटा दीजिए, बिल्कुल, और ये हमारे पास अभी हो गया है, ये कितना हो गया है दोस्तों, 5,760 रुपए।
5760 रुपए बचत है। लेकिन अब क्या पूछा गया है कि बचत में वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि उसकी पहली वाली बचत देखेंगे। पहली वाली बचत उसकी कितनी है, 4500 रुपए। पहली वाली बचत उसकी दोस्तों कितनी है, 4500 रुपए। और अब की बचत इसमें कितनी है दोस्तों उसकी 5760 यानी 5760 रुपए। ठीक है, बचत है, देखते हैं पहले। तो इसमें पहले देखते हैं कि 4500 बचत और 5760 बचत में अंतर कितने का आया है। अंतर कितने का आया है दोस्तों, तो इस वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को हम माइनस कर देंगे। जब माइनस करने बैठेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 1260 रुपए। और जब 1260 रुपए इसलिए आ रहा है 5760 में से 4500 को माइनस करने पर हमारे पास 1260 आएगा। अब ये पूछा गया है कि वृद्धि, अब वृद्धि किस पे की गई है, बचत पे। जिसका पूछा जाता है वो कहां जाता है, नीचे, और गुणा में 100। तो बस दोस्तों, बस यही तो करना था हमारे पास। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जी बिल्कुल, ये हो गया हमारा सॉल्व। तो क्या हम पहले 5 से काटते हैं, बिल्कुल। 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, ये हमारे पास निकल गया है। फिर 9 से काट दो, 9 से इसको कितनी बार काट देंगे, 9 दूनी 18। ठीक है, यहाँ पे 9 दूनी 18। अब 18 हुआ तो यहाँ पे कितना शेष रहा, कितना शेष रहा, यहाँ पर शेष रहा हमारा कितना, तो उसको भी निकाल देंगे। 9 8 72, साथ ही तो शेष रहा था। तो अब उसका कितना निकाला, 28। 28 क्या है, परसेंटेज। और ये क्या है, बढ़ोतरी। किसमें, उसकी बचत में बढ़ोतरी। बस यही तो हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया गया है ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% और बराबर सी की आय का 20%। यदि तीनों की आय का योग 7800 है तो बी की आय ज्ञात कीजिए। कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसको देखना, आपके माइंड में तुरंत ही ये इंटर कर जाएगा। तो देखिए पहले क्या बोलता है, उसके हिसाब से हम पहले चलते जाते हैं। उसने बोला है कि ए का 10%, ठीक है भैया, बराबर बी का 15% और बराबर सी का कितना, 20%। ठीक है, अब हम पहले क्या करते थे, जब दो संख्याएं दी हुई होती थी तो हमको उसको बटे में लेके ऐसे सॉल्व कर लेते थे। बस वही बेसिक तरीका है कि पहले हम इन दोनों को लेते हैं। ठीक है, 100 आपको पता है कि नीचे अगर 100 लगाएंगे तो वो सामने आमने सामने कट जाएंगे। तो हम क्या लेते हैं, डायरेक्ट a इंटू 10 इक्वल टू बी इंटू, क्या करेंगे, a और b को एक साइड ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 15 10, और इसको काटने जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 2। और अब इसको यदि हम इसको ऐसे लिखें a अनुपात b, तो क्या ये 3 अनुपात 2 हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो चीज बटे में होती है वही अनुपात में भी हमारी हो जाती है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें b और c को लेके चलना है। बिल्कुल इसी तरह b का 15% बराबर सी का 20%। अब वही वाली बात की परसेंट लगाए या ना लगाए, आमने सामने वैसे ही कट जाएगा। तो बस इनको भी सेम कर लो, b अपॉन सी इक्वल टू 20 अपॉन 15। तो बस इनको हम काटेंगे तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4, यानी कि ये कितना आया, 4/3। और यदि हम इसको भी ऐसे लिखें कि b अनुपात c 4/3, तो ये क्या सही होगा, जी बिल्कुल सही होगा। यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ देखिए एक बात कि b का मान 2 है यहाँ, और यहाँ b का मान 4 है। तो अब हमें b का मान 2 है तो हमें सिर्फ ये चाहिए a b c का मान। तो अब वो a b c का मान कैसे निकालेंगे, वो हम यहाँ सीखते हैं। हमें चाहिए ये, तो इस दोनों इससे जो हमने बदला है इनको अनुपात में, इनसे सिर्फ ABC का मान कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताता हूं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि A अनुपात B और उसके जस्ट B के जस्ट नीचे B अनुपात C,
और फिर क्या करते हैं हम n रूप में उसका गुणा कर देते हैं ऐसा। ये क्या है, a का गुणा b में, b का गुणा b में और b का गुणा c में। ठीक है, तो अब हम इसको ये ना लिखते हुए कि हम डायरेक्ट संख्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं, a की संख्या 3:2 ये आ गया और ये वाला 4:3 ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, हमें ये n के रूप में इसमें गुणा करना है। तो कितना आएगा, 4 तिया 12 अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात 2 तियन 6। अब हमको इसको और छोटा कैसे कर सकते हैं, इन सब में 2 का भाग दे देते हैं। 2 छन 12, 2 चौको 8 और 2 तियन 6। अगर एक ही संख्या से तीनों में भाग जा रहा है तब भाग देंगे, ये नहीं कि इसमें नहीं जा रहा और इन दोनों में जा रहा है तो भाग देते हैं। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। जब तीनों में बराबर भाग जा रहा हो एक संख्या से तब हम कर सकते हैं। तो हमारे पास अनुपात क्या निकल के आया, ABC का ये 6:4:3। ठीक है, अब इसका अनुपात लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक x लगा देते हैं। कैसे, a का मान 6x, b का मान 4x और c का मान 3x। अब इसमें क्या दिया गया है कि यदि तीनों की आयों का योग 7800 है, योग यानी जोड़, तीनों यानी इन तीनों का जोड़ कितना है 7800, तो ये कर दो 6x प्लस 4x प्लस 3x इक्वल टू 7800। ठीक है, यहां तक समझ में आया दोस्तों। अब क्या करना है, इनको जोड़ दो, इनको जोड़ने पर हमारे पास आएगा 13x और 7800। या तो 13 को इसके बटे में ले जाके काट दो, भाग दे दो, या डायरेक्ट काट दो। तो हम यहां से डायरेक्ट ही क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ही हम काट देंगे। तो क्या होता है 13 × 78, तो x का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और ये पीछे की 2 जीरो यानी 600। तो 600 क्या आया, 600 आया हमारा x का मान। लेकिन हमें सवाल में क्या पूछा गया है दोस्तों कि b की आय ज्ञात की थी, यानी b का मान ज्ञात करना है। तो b का मान कितना है 4x। क्या देखते हैं, b का मान कितना है 4x और 4x का मान कितना है 600। तो क्या हम इस 4 के साथ गुणा में x की जगह पे 600 रख सकते हैं? जी बिल्कुल रख सकते हैं। और अब इसका गुणा करने पर जो भी मान आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगी b की आय। तो लो गुणा कर दो, ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा b की आय। तो बस यही तो पूछा गया था और यही हमारा आंसर है दोस्तों। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि x के पास y से 2 गुना रुपया है। क्या है, x के पास y से 2 गुना रुपए हैं और y के पास z से 50% अधिक रुपया है। यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 है तो x के पास कितने रुपए हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। तो पहले तो हम ये देखते हैं इसमें है क्या, x है, y है और z है। इसमें देखते हैं कि किसके बारे में नहीं बोला गया, x के पास y से 2 गुना रुपया है और y के पास z से। तो z के बारे में नहीं बोला गया तो हम z को हमेशा 100% लेके चलते हैं। तो क्या बोला गया है कि z y के पास जो रुपए हैं वो z के 50% अधिक है। आपको पता होगा कि 100 का जब कोई भी परसेंट निकालते हैं तो उतना ही आता है। तो अगर 100 का 50% निकालेंगे तो 50% ही, और 50 अधिक है यानी कि 150। अब x का क्या बोला गया है, x का बोला गया है कि x के पास y से 2 गुना रुपए हैं। तो भैया 150 का 2 गुना कितना होगा 300, लीजिए ये आ गया। अब इसमें बोला गया है यदि तीनों के रुपयों का औसत, अब आ गया औसत। औसत क्या होता है मैं आपको एक बार पहले बता दूं। औसत होता है किन्हीं भी संख्या के योग, यानी कि 100, 500, 600 और या 150, जितनी भी संख्या है उनका योग और जितनी नंबर्स हैं उनका भाग। 4 संख्याएं हैं हमारे पास, 1 2 3 4, तो 4 का भाग और जो संख्याएं हैं उनका जोड़ करके जितनी संख्या है उसका भाग देने पर हमारे पास उसका क्या निकल के आता है दोस्तों, औसत। तो यहां भी सेम बात बोली गई है। सेम बात क्या बोली गई है कि
कि इन तीनों का औसत 110 हो तो x के पास कितने हैं। तो अगर तीनों का औसत निकालना है तो क्या करेंगे, यहां मान लेते हैं कि ये है 300 a मान लेते हैं, 150 a और 100 a। क्या बोला गया है, इन तीनों का औसत दिया गया है तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा और कितनी संख्या है 1 2 3 तो 3 का भाग देना पड़ेगा। और बोला क्या गया है, कितना दिया गया है औसत, औसत दिया गया है 110। तो बस कुछ नहीं करना दोस्तों, हमें इन तीनों को जोड़ लो। इन तीनों को जोड़ने पर हमारा कितना आएगा, 100 300 400 और 550। 550 हमारे पास a, 550 a और बटा में हमारे पास कितना है 300 बराबर 110। अब इसका क्या करेंगे दोस्तों, हम इसका कुछ नहीं, 3 को इधर ले जाएंगे तो 550 a बराबर 110 गुणित 3 तो यह आएगा 550 a बराबर 330। 11 में 3 का बड़ा रहेगा, 11 3 33 और 0 की 0। और फिर क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे इसको 330 बटे 550। अब क्या करेंगे, काट देंगे 0 से 0। ये कितने से कट सकता है, 11 से कट सकता है। 11 3 33 और 11 5 55। तो a का मान कितना आ गया, 3/5। 3/5 दोस्तों a का मान आ गया। और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि x के पास कितने रुपए हैं। अब x के पास क्या था 300a, x के पास क्या था 300a। तो यहाँ पे देख लेते हैं, x के पास है 300a, x इक्वल टू 300a। अब a का मान हमारे पास है कितना है 3/5। तो a की जगह पे हम क्या रखते हैं 3/5। अब 5 से ये 300 को काट दो, 5 छक्का 30 कितना आ गया 60 इंटू 3। और अब 60 इंटू 3 को करेंगे आगे सॉल्व तो आ जाएगा 180। 180 क्या है हमारा x का मान है, या x के पास 180 रुपए है। यही हमारा आंसर है। और ये 300 रुपए नहीं है, ये a में कन्वर्ट है, ये उसका दिया गया है कि इसका दुगना है। लेकिन एक्चुअली में ये x के पास रुपए कितने हैं, उसके पास है 180 रुपए। और आज का सेशन यही खत्म होता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिले। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।